हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू होम बाय निशान गुप्ता सर। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट। सभी बच्चे एटलीस्ट ट्वेल्थ के और नीट के जेई मेंस के बच्चे तो इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर ही आपका सॉलिड स्टेट आता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात आती है कि ये जो टॉपिक है ये वर्ड क्या है, इस वर्ड को क्या कहता हूँ? सॉलिड। What is the definition of solid? A states of matter which has a constant shape and volume are known as a solid. A states of matter which has a constant shape and volume are known as a matter. Solid state. Okay, are known as a solid state. ठीक है, अब सबसे पहले मैं सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ आपको बातें बता देता हूं। दे हैव अ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. The intermolecular attraction force in between the solid state are very strong. Their constituent particles आपके क्या होंगे? Atoms, molecules और ions have fixed position and can only oscillate about their mean position, and they are less compressible in nature and they are rigid in nature. Okay, तो इसकी characteristics property क्या हो गया? They are rigid in nature. दूसरी चीज क्या होगी? They are less compressible in nature. The intermolecular attraction force in between constituent particle of solid are very strong. नेक्स्ट होगा आपका they fixed at their mean position. They fixed at their position and can oscillate about their mean position. ठीक है जी, ये हो गया। अब ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब मैं बात करता हूं आपसे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करता हूं। सॉलिड को मैं दो पार्ट में बेसिकली क्लासिफाइड करता हूं। वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला पार्ट होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा पार्ट होगा आपका अमोर्फस सॉलिड। तो मैं आज क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो डेफिनेट होता है। अमोर्फस का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक शार्प टेम्परेचर पे होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि अमोर्फस सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है एक रेंज में होता है। वहीं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी सरफेस को चाकू से काटने पर उसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन आती है, जबकि अमोर्फस सॉलिड के सरफेस को चाकू से काटने पर उसकी सरफेस रफ मिलती है मुझे। इसके अलावा जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो डेफिनेट होता है, जबकि हीट ऑफ फ्यूजन अमोर्फस सॉलिड के अंदर डेफिनेट नहीं होता है, डू नॉट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रोपिक नेचर शो करता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड आपका आइसोट्रोपिक नेचर शो करता है। इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका ट्रू सॉलिड होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड आपके स्यूडो सॉलिड होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं बात करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन द
क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो सबसे पहला पार्ट आ गया मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होगा मेरा अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आज मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड और फिर है अमोर्फस सॉलिड, और इनके टाइप, इनके बारे में कुछ मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा ये क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बारे में। अब सबसे पहले मैं दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करता हूं। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। दूसरा क्या होगा, दे हैव अ इरेगुलर शेप। दूसरा पॉइंट, दे हैव sharp melting point, and they do not have a sharp melting point। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, they cut with knife, या their surface will cut with knife, cut with knife। We get a smooth surface। अगली चीज, cut with knife, we get a rough surface। ठीक है जी। हाई हीट ऑफ फ्यूजन, लो हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी। they have anisotropic property, and they have isotropic property। they are truly solid in nature, and they are they called a pseudo solid। ठीक है, they have long range order, and they have a short range order। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि इसका जो शेप होता है, ये ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, जबकि इसके अंदर इरेगुलर फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, एक सर्टेन ऑर्डर में होता है। इसकी सरफेस को चाकू से काटने पे इसकी सरफेस स्मूथ मिलती है, जबकि इसकी सरफेस मुझे रफ मिलती है। हीट ऑफ फ्यूजन इसका हाई होता है और अमोर्फस सॉलिड का लो होता है। एनिसोट्रोपिक मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड आपके आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है। नेक्स्ट है ये ट्रूली सॉलिड कहलाते हैं, जबकि ये स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाएंगे ये। ठीक है जी, ये हो गया। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, जबकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। अब सबसे पहले एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, और सबसे पहले इनके डायग्राम को भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं और अमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इनके डायग्राम्स को। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। ठीक है जी, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, जहां पे
पार्टिकल्स का या कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स का जो रिपीटेशन होता है वो कंटिन्यूसली लॉन्ग रेंज तक एक जैसा बना रहता है। ठीक है जी। अभी मैं शॉर्ट रेंज इसकी अमोर्फस सॉलिड की बात करता हूं, तो अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा। इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, ये इसका इरेगुलर अरेंजमेंट पाया गया है। ठीक है जी, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट है और यहाँ पे ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले हैं। इसका मतलब जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स का जो रिपीटेशन है वो शॉर्ट रेंज तक बना हुआ है, जबकि इसके अंदर लॉन्ग रेंज तक था। तो अब सबसे पहले मैं एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में से मैं सनलाइट पास करता हूँ, तो सनलाइट पास करने पे सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कलर हो गया, ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, इन सब की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आएगी, क्योंकि इस सनलाइट के दोनों और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये एनिसोट्रोपिक नेचर शो करेगा, मतलब यहाँ पे सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी, लेकिन इसके अंदर कुछ रेंज तक वैल्यू सेम आएगी, उसके बाद उसकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो ये क्या हो जाएंगे आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले, और यहाँ पे सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, आइसोट्रोपिक नेचर बोलूंगा। तो ये हो गया आपका एनिसोट्रोपिक नेचर और ये हो गया आपका आइसोट्रोपिक नेचर। अब सबसे पहले मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके पार्ट में क्लासिफाइड करता हूं। ये एक चार्ट है जिसमें मैंने सॉलिड को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला पार्ट है आपका मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा पार्ट है आपका आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक और चौथा है कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ये चार पार्ट है बेटा। और मोलिकुलर सॉलिड को भी तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो मोलिकुलर सॉलिड होता है, मोलिकुलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मोलिक्यूल। आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस होते हैं, मेटेलिक सॉलिड के अंदर कैरनाल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कैरनाल्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज के समुद्र के अंदर फैले हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरनाल्स। ठीक है ना, ये कैरनाल्स होते हैं बेटा। नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड की बात करूं तो इसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल आपके एटम्स होते हैं। अब मोलिकुलर सॉलिड की बात करता हूं। मोलिकुलर सॉलिड को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर के अंदर जो आपके अट्रैक्शन फोर्स होता है, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स होता है। पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है बेटा, जिसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके लंडन और डिस्पर्जन फोर्स के हैं ऑर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन, हाइड्रोजन और CO2। डाइपोल डाइपोल के HCl, SO2 और हाइड्रोजन बॉन्डेड के हो गए H2O। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये आपका पोलर सॉल्वेंट भी है। ठीक है, जो डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स होते हैं वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स भी आपका सॉफ्ट नेचर का और हाइड्रोजन बॉन्ड आपका हार्ड नेचर का होता है। बहुत बहुत ये सभी के सभी आपके इंसुलेटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी 0 होती है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। अब मैं आगे कंपेयर करता हूं आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूट पार्टिकल आयंस होते हैं। इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कूलम्बिक फोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा या कूलम्बिक फोर्स या बोलूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अंदर पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हो गए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम डाइफ्लोराइड। ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं नेचर में। ठीक है ना, जमीन पे गिराओगे तो ये बिखर जाएंगे, जैसे आपका कांच बिखरता है वैसे ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इसे किसी एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। वही मेटेलिक सॉलिड की बात करता हूँ कि क्या बोला मैंने कि नेगेटिव चार्ज वाले समुद्र के अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उस पॉजिटिव चार्ज को मैं कैरनाल बोलूंगा। और इनके पार्टिकल के बीच में, कंस्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये इसके एग्जांपल हो गए। ये नेचर में हार्ड भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, सोनरस भी होते हैं, लश्रस भी होते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट दोनों में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फेयरली हाई होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड के बारे में। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड के अंदर आपके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स एटम्स पाए जाते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है
अट्रैक्शन फोर्स वो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसके सबसे अच्छे एग्जांपल है आपके SiO2 क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सभी इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है। अब मैं इसके बारे में फिजिकल स्टेट के बारे में बात करता हूँ। ये हार्ड इन नेचर होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है जी। अब ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, बेसिक बातें थी। बात तो अब स्टार्ट होगी। ठीक है, वो बात क्या होगी बेटा, ध्यान से देखना। अगला टॉपिक है मेरा क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस और 3D लेटिस। ठीक है, ये अगला टॉपिक है मेरा। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक के बारे में। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात करता हूँ। 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, मैंने क्या बोला कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। नाम सबको पता होता है कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, स्पेस लेटिस क्या होता है, या 3D लेटिस क्या होता है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल का 3D अरेंजमेंट आपका क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस या 3D लेटिस कहलाता है। अब अगली बात आती है कि सर ये लेटिस पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में बताइए। लेटिस पॉइंट को बात ध्यान से देखना, लेटिस पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ये लेटिस पॉइंट क्या बीमारी है, देखो इसको। ये देखिए, सबसे पहले लेटिस पॉइंट की बात करता हूं। इट इज द पोजीशन इन क्रिस्टल लेटिस वेयर इज कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकेटेड। ठीक है, या मैं बोल दूं इट इज द लोकेशन ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। इट इज द लोकेशन पॉइंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल। ठीक है जी। अगली बात आती है कि सर ये यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में बताइए। यूनिट सेल, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यूनिट सेल क्या होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस। तो सबसे पहले मैं ध्यान से देखना, मैं आपके सामने यूनिट सेल बना रहा हूं। ठीक है, किस तरह से बनाऊंगा उस चीज को ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे यूनिट सेल और लेटिस पॉइंट इन सभी को आपके सामने रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। ध्यान से देखना इसको। ये देखिए, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक यूनिट सेल। ठीक है, किसी भी, जैसे मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि किसी भी यूनिट मैटर का फॉर्मेशन छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के थ्रू होता है। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को मैं एटम बोलता हूँ। उसी तरह से किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन या किसी भी क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन छोटे छोटे यूनिट्स के आपस में मिलने से होता है, जिसे मैं यूनिट सेल कहता हूँ। इस यूनिट सेल के इन कॉर्नर्स को मैं लेटिस पॉइंट बोलता हूँ, जहां पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आपके अरेंज होते हैं। ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, आपके लेटिस पॉइंट। ठीक है, ये होगा आपका लेटिस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। वो पैरामीटर्स क्या होंगे, ये हो गया आपका ए बी सी, या मैं इसको थोड़ा थोड़ा ढंग से ले लेता हूँ। ये हो गया आपका बी और सी, ये तो उसकी, हाँ, इसकी होगी एक्सिस लेंथ। ठीक है, या एक्सियल लेंथ की मैं बात करता हूँ। ये वाला हो गया आपका आपका गामा, बीटा और ये एल्फा। ये इसके एक्सेल एंगल्स हो गए। ठीक है, एक तो हो गया आपका ए बी सी,
इसे मैं बोलूंगा इसके एक्सियल लेंथ। ठीक है, कोई भी सॉलिड होता है तो उस सॉलिड के 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें से ए बी सी आपके एक्सियल लेंथ होते हैं, अल्फा बीटा गामा ये आपके एंगल इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं ये? एंगल इन बिटवीन द एक्सिस होगा बेटा। ठीक है, दीज आर द पैरामीटर ऑफ सॉलिड। क्या होंगे ये? पैरामीटर ऑफ सॉलिड कहलाएगा ये। ठीक है जी। अब मैं आगे बात करता हूं कि यूनिट सेल को कितने पार्ट में मैं क्लासिफाइड करता हूं। ठीक है, मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को मैं बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाइड करता हूं। पहला पार्ट होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आएंगे आपके सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव आपके 3 टाइप के होंगे बेटा। एक होगा आपका बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और ईसीसी का मतलब क्या होता है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले मैं बीसीसी की बात करता हूं। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ईसीसी का मतलब क्या होता है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये इसके क्लासिफिकेशन हुए बेटा। ठीक है, अब अगली बात करता हूं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव क्या होगा। सबसे पहले मैं प्रिमिटिव के बारे में बात करता हूं। व्हेन कंसिडर्ड पार्टिकल आर नॉट एट ओनली आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, व्हेन constituent particle are present on the corner। केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो वो आपके सिंपल क्यूबिक टाइप के होंगे। बीसीसी के अंदर कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी होते हैं। एफसीसी के अंदर बॉडी के कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी होते हैं। और ईसीसी के अंदर बॉडी के यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके डायग्राम की बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सिंपल क्यूबिक की बात करता हूँ। सिंपल क्यूबिक क्या होगा? ये आपका सिंपल क्यूबिक होगा उसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बीसीसी की बात करता हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये लो। बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पर भी होता है। एफसीसी के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके बॉडी के कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। या इसको मैं दूसरे कलर से भी रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अगली चीज है ईसीसी। ईसीसी में क्या बोला कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ये लो। ठीक है, ये आपका हो गया ईसीसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे के चैप्टर्स के आपके आगे के चैप्टर के बारे में अगर पूछना हो, उसके बारे में वीडियो बनानी हो, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि मैं आपका वीडियो इस चैप्टर के आगे के पार्ट का वीडियो बना सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।